हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और यह समाजशास्त्र से संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित विभिन्न परीक्षाएं होती हैं उन्हीं का वन लाइनर सीरीज है। और इसमें आज हम लोग समिति, समुदाय और संस्था से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में उन्हीं को देखेंगे। तो जब समिति, समुदाय और संस्था की बात आती है तो इसमें एक नाम रॉबर्ट रेडफील्ड का प्रमुख स्थान रखता है। और आज हम लोग रॉबर्ट रेडफील्ड के कुछ जो मुख्य बातें हैं उनको हम लोग देखेंगे। और अगर आप लोगों को रॉबर्ट रेडफील्ड से जुड़ा हुआ एक अलग से डिटेल में वीडियो चाहिएगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी बनाने की कोशिश करूँगी। रॉबर्ट रेडफील्ड की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम लिटिल कम्युनिटी है। और इसी लिटिल कम्युनिटी में उन्होंने लघु समुदाय की विशेषताओं के बारे में चर्चा किए हैं। उनका जो 4 विशेषताएं हैं, ये चारों विशेषताएं विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न तरीके से पूछी जाती है। कभी तो यह पूछ दिया जाता है कि रॉबर्ट रेडफील्ड की कौन सी इन चारों में से कौन सी विशेषता नहीं है लघु समुदाय की, और कभी पूछ दिया जाता है कि कौन सी लघु समुदाय की विशेषता उन्होंने बताई है। इन चारों विशेषताओं को हम लोग समझ लेते हैं। अगर समझ लेंगे तो यह हमें कभी नहीं भूलेगा। पहला जो पॉइंट है, यह बोलते हैं कि लघु समुदाय जो होता है वह विशिष्ट होता है। इन्होंने विशिष्टता कहा है, अर्थात एक समुदाय का जो लक्षण होता है वह दूसरे समुदाय से अलग होता है। ऐसा नहीं कि सभी समुदाय एक जैसे ही होते हैं, तो उनकी अपनी कुछ खासियत होती है, उनका एक पहचान होता है, उनका अपना एक नाम होता है। इस प्रकार से यह विशिष्ट होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यह लघुता होता है, अर्थात लघु समुदाय, हम बोल ही रहे हैं लघु समुदाय है अर्थात आकार में छोटा होता है, लघु होता है। तो दूसरा पॉइंट भी बहुत ही आसान है। तीसरा है समरूपता पाई जाती है। तो लघु समुदाय में हम जानते हैं कि जहाँ पे जैसे अभी छोटा ग्रुप होता है तो उसमें काफ़ी लोगों की सोच एक जैसी होती है, लेकिन जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता है तो उसमें सबकी सोच अलग अलग होती है और कहीं ना कहीं मतभेद पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जब समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय में रॉबर्ट रेडफील्ड ऐसा मानते हैं कि काफ़ी लोगों की सोच एक जैसी होती है तथा लोगों के रहन सहन, विचारों में काफ़ी समानता पाई जाती है। तो इन्होंने कहा है कि तीसरी विशेषता समरूपता होती है। चौथा जो है वह है आत्मनिर्भरता। उन्होंने कहा है कि जो लघु समुदाय होता है वह अपने आप में खुद में सेल्फ डिपेंडेंट होता है या सेल्फ सफिशिएंट होता है, आत्मनिर्भर होता है। उसको किसी बाहर के चीज़ों से या बाहर के क्षेत्र से उनको उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। वह अपने जो भी प्रतिदिन की ज़रूरतें होती हैं वह अपने समुदाय में ही पूरा करने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से रॉबर्ट रेडफील्ड की ये चारों विशेषताएं हैं, विशिष्टता, लघुता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। इसको हम लोग DSHS के नाम से भी जान सकते हैं। इसको याद करने के लिए अगर हम चाहें तो DSHS की तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे हम लोग देखते हैं कि समुदाय को इन्होंने गेमिनसॉफ्ट कहा है। समुदाय को ही ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हम देख के मानते हैं। तो इसे ये भी मान सकते हैं कि एक बार एग्ज़ाम में इस तरीके से भी पूछा गया है कि पूर्व औद्योगिक समाज कौन सा था। अगर रॉबर्ट रेडफील्ड के हिसाब से हम देखें तो जो पूर्व औद्योगिक समाज था वह क्या था, तो उसको हम गेमिनसॉफ्ट बोल सकते हैं। अर्थात जब हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि हमें इसका अर्थ क्या है, अगर हमें अर्थ पता है तो क्वेश्चन चाहे जिधर से भी घुमा फिरा के पूछे हमें उसका उत्तर पता रहेगा। तो जो समुदाय होता है उसको हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में लेते हैं और इसे गेमिनसॉफ्ट कहते हैं। जबकि जो समिति होती है इसको कभी कभी परीक्षाओं में समाज भी पूछा गया है, इसे शहरी भी पूछा गया है। तो इस प्रकार से हम समिति पूछे या समाज पूछे या शहरी पूछे, इस तरीके से कुछ भी पूछता है, इसका अर्थ रॉबर्ट रेडफील्ड ने गेसेलसॉफ्ट माना है। तो हम गेसेलसॉफ्ट से हम याद कर सकते हैं कि जैसे समिति है या शहरी है तो इसमें श ज़्यादा आ रहा है, इसलिए गेसेलसॉफ्ट
तो किसी का अपना तरीका होता है कि किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो आप लोग अपने तरीके से याद कर सकते हैं। मेरा जो याद करने का तरीका है वह यही है कि गेशल को हम शहर से जोड़ देते हैं क्योंकि इसमें श आता है। तो इस प्रकार से समिति हो, समिति में भी देखते हैं कि हमारे अपने कुछ उद्देश्यों के लिए हम बनाते हैं ग्रुप को, तो उसको समिति कहते हैं। शहर में भी ऐसे ही होता है कि लोग सिर्फ अपने उद्देश्यों के लिए लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम समिति, समाज या शहरी परिप्रेक्ष्य कुछ भी ले लेते हैं तो इसको गेशेल्सचाफ्ट में रखते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने पड़ोस को समुदाय माना है। जो पड़ोस होता है उसको भी इन्होंने समुदाय की कैटेगरी में रखा है। अब यहीं पर हम लोग एक चीज़ और भी क्लियर कर लेते हैं कि जो कम्युनिटी होता है अर्थात समुदाय, यह लैटिन भाषा से बना हुआ है और ये लैटिन की दो कॉम प्लस म्यूनिस भाषा से मिलके बना हुआ है शब्दों से। कॉम का अर्थ होता है टुगेदर अर्थात साथ साथ, और म्यूनिस का अर्थ होता है सर्विंग अर्थात सेवा करना, अर्थात जो साथ साथ मिल के हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं या एक दूसरे का टेक केयर करते हैं, तो ये होता है कम्युनिटी। अगला पॉइंट देखते हैं कि लघु समुदाय की अवधारणा का भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर परीक्षण किया गया था तो यह राजस्थान विलेज, जो कि B.R. चौहान की पुस्तक है, राजस्थान के एक गांव में उन्होंने स्टडी किया था। तो रॉबर्ट रेडफील्ड की जो लघु समुदाय की अवधारणा है उसको उन्होंने वहां पे अप्लाई किया था। अगला पॉइंट है संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार्य प्रणाली के बीच अंतर दुर्खिम ने किया था। तो हम सभी ये जानते हैं कि सामान्य विकृत को व्याधिकी भी बोलते हैं, तो सामान्य और व्याधिकी या विकृत का प्रकार्य प्रणाली के बीच में अंतर दुर्खिम ने किया था। समिति की बात करते हैं तो समिति का हमें पता है कि यह हमारे कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम बनाते हैं और यह ऐच्छिक होती है। इसकी सदस्यता जो होती है कि हमारी इच्छा करेगी तो हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, हमारे पे कोई प्रेशर नहीं देगा कि नहीं हमको ज्वाइन करना है, हम चाहें तो ज्वाइन करें नहीं तो नहीं करें। लेकिन जबकि वहीं पे समुदाय जो होता है वह इसके विपरीत पाया जाता है, वहाँ की सदस्यता हमारी ऐच्छिक नहीं होती है, वहाँ पे हमें उसका सदस्य हैं तो हैं, हम उससे अलग नहीं हो सकते हैं, हम चाह के भी उससे अलग अपने आप को नहीं रख सकते हैं। तो समिति में अगर हम देखें तो परिवार, विद्यालय, व्यापार संघ, धार्मिक संघ, राजनीतिक दल, राज्य आदि ये सारे समिति के एक रूप हैं। अगला पॉइंट है समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो समुदाय होते हैं इनमें व्यक्तियों का समूह पाया जाता है, सामुदायिक भावना पाई जाती है तथा एक निश्चित क्षेत्र भी पाया जाता है, अर्थात इसे हम मूर्त रूप में देख सकते हैं कि हाँ यह इस समुदाय का इतना एरिया है या इतना क्षेत्र है। जबकि समाज जो होता है यह काफ़ी बड़े स्तर पर होता है, इनमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं और समाज जो होता है यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है, अर्थात इसमें परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि समाज अमूर्त होता है। अगला पॉइंट है केश अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। अगला पॉइंट है केस अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। हम जानते हैं कि जो केस स्टडी करते हैं उसको काफ़ी डिटेल में किया जाता है, इसीलिए इसको सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। अगला पॉइंट संस्था क्या है आखिर में? तो संस्था जो है वह हम जानते हैं कि यह हमारे जो नियम होते हैं उन्हीं की एक कार्य प्रणाली होती है। तो दिया है कि संस्था जो है वह कार्य प्रणाली के स्थापित नियम व दशाएं होती हैं। यह इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी ऑप्शन में ऐसे ही पूछा गया है कि संस्था क्या होती है, तो आगे दिया है कि कार्य प्रणाली के स्थापित नियम व दशाएं होती हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक संस्था के बारे में समनर ने कहा है, अर्थात समनर ने संस्था को दो भागों में विभाजित किया है। उन्होंने बोला है कि एक प्राथमिक संस्था होती है और दूसरी द्वितीयक संस्था होती है। अगला और आज का आखिरी पॉइंट है कि विश्वविद्यालय को हम समिति एवं संस्था दोनों रूपों में मान सकते हैं, अर्थात जो विश्वविद्यालय होता है वह एक समिति भी हो सकता है और एक संस्था भी होता है।
कैसे होता है? क्योंकि विश्वविद्यालय, अगर समिति की परिभाषा हम देखें तो जो समिति होती है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे कुछ उद्देश्यों के लिए हम एक जो ग्रुप बनाते हैं उसको हम समिति कहते हैं। तो ऐसे ही विश्वविद्यालय में हम देखें तो हमारा एक उद्देश्य है, वहाँ पे बच्चों को शिक्षा देना है। जबकि संस्था किस वे में है? संस्था जो होती है ये क्या होती है? कार्यप्रणाली की एक नियमावली होती है। तो हम देखेंगे कि विश्वविद्यालय में बहुत सारे नियम भी पाए जाते हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। हम उन्हीं के तहत वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने तरीके से कैसे भी किसी भी तरीके से हम रह के और शिक्षा ग्रहण करें ना करें, हमारी मर्जी है, ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन अर्थात नियम कानून भी पाए जाते हैं, कुछ वहाँ पे कार्यप्रणाली है, कुछ सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पे तरीके पाए जाते हैं, पैटर्न पाया जाता है। और चूँकि एक विशिष्ट उद्देश्य से विश्वविद्यालय बनाया गया होता है इसलिए वह समिति भी होती है। तो इस प्रकार से विश्वविद्यालय जो होता है समिति एवं संस्था दोनों हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, और अगर कुछ भी डाउट है या आप लोगों को कुछ भी ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी आप लोगों के साथ ही आप लोगों को बता बता के ही मैं भी सीख रही हूँ। मैं आप लोगों से एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि मेरा इसके पीछे उद्देश्य ये था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आखिर में मेरी क्या क्वालिफ़िकेशन है या मैंने क्या किया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात मैंने अपना बीए और एमए मैंने इग्नू से ही किया है, समाजशास्त्र विषय से ही। और मैंने अभी मेरा मास्टर डिग्री चल ही रहा था, एमए का मैं दिसंबर में एग्ज़ाम दी थी और नेक्स्ट जनवरी 15 डेज़ मीन्स 15 दिनों के अंदर मेरा नेट का एग्ज़ाम था, जिसको मैंने क्वालिफाई किया था, मेरा नेट हो गया था। तो मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि जब आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे एक एक चीज़ को तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी और हम आसानी से हम किसी भी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, और आप लोगों को अगर कुछ भी आवश्यकता लग रही है कि हाँ इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।